दोस्तों, एक बार सोचिए, आज हमारे पास क्रेन्स हैं, बुलडोजर्स हैं, ट्रक्स हैं, लेजर टेक्नोलॉजी है और पावरफुल कंप्यूटर्स भी हैं। फिर भी अगर हमें ग्रेट पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 4500 साल पहले, जब ना मॉडर्न मशीन्स थी, ना आयन के एडवांस टूल्स और न ही आज जैसी टेक्नोलॉजी, तब इंसानों ने ऐसा काम कर दिखाया जो आज भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर और हर एक का एवरेज वेट करीब 2.5 टन। कुछ पत्थर तो इससे भी कई गुना ज्यादा भारी थे। सिर्फ उन्हें लाना ही मुश्किल था, लेकिन उन्हें इतनी परफेक्ट प्रिसिजन के साथ एक के ऊपर एक रखना, ये आज भी एक इंजीनियरिंग वंडर माना जाता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ हजारों मजदूरों की मेहनत थी, या फिर उनके पास कोई ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक्स थी जो हम आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के साइंटिस्ट्स ने बिना एक भी पत्थर हटाए पिरामिड के अंदर तक देख लिया है। कैसे, किस टेक्नोलॉजी की मदद से, और उन्हें अंदर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया? आज की वीडियो में हम सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम जियोलॉजी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ग्रेट पिरामिड के हर मिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको हिस्ट्री, साइंस और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का सफर बहुत हाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री फाउंडेशन समझते हैं। टाइमलाइन और कॉन्टेक्स्ट। इजिप्ट के पिरामिड्स ओल्ड किंगडम पीरियड में बने द रफली 2686 बीसी से 2181 बीसी के बीच। ये वो टाइम था जब इजिप्ट एक सेंट्रलाइज्ड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। उनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, टैक्स सिस्टम था और लेबर मैनेजमेंट का भी प्रॉपर सिस्टम था। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिरामिड बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग हाई नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स भी उतने ही जरूरी थे। इजिप्शियंस का मानना था कि फेरो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि हॉरस भगवान का जीता जागता रूप था। जब उसकी मौत होती थी तो उनके हिसाब से उसकी यानी लाइफ फोर्स आफ्टरलाइफ में जाती थी। लेकिन इसके लिए दो चीजें जरूरी मानी जाती थी। पहली, बॉडी प्रिजर्व रहनी चाहिए, इसीलिए ममिफिकेशन की जाती थी। और दूसरी, एक परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां का रेस्ट कर सके। इसी वजह से पिरामिड्स बनाए गए। एवोल्यूशन ऑफ डिजाइन। शुरुआत में इजिप्शियंस मस्ताबास बनाते थे। ये फ्लैट रूफ्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स होते थे जो मडब्रिक से बने होते थे। फिर अराउंड 2670 बीसी आर्किटेक्ट इम्होटेप ने फेरो डीजोसा के लिए सक्कारा में स्टेप पिरामिड बनाया। इसमें उसने 6 मस्तबस को एक के ऊपर एक स्टैक किया और हर लेवल का साइज थोड़ा छोटा रखा। ये दुनिया का पहला बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर माना जाता है। उसके बाद आया बेंट पिरामिड, जो फेरो स्नेफेरू ने दहशूर में बनवाया। इस पिरामिड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एंगल बीच में बदल जाता है, नीचे से लगभग 54 डिग्री और बाद में 43 डिग्री। साइंटिस्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्हें रियलाइज हुआ कि एंगल बहुत ज्यादा स्टीप है और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, इसलिए उन्होंने बीच में हाई एंगल कम कर दिया। ये एक इंजीनियरिंग करेक्शन का एविडेंस माना जाता है, जो दिखाता है कि वो ट्रायल एंड एरर से सीख रहे थे। इसके बाद स्नेफेरू ने रेड पिरामिड बनवाया, जिसका एंगल पूरे स्ट्रक्चर में 43 डिग्री रखा गया। ये सक्सेसफुल रहा और इसे पहला ट्रू स्मूथ साइडेड पिरामिड माना जाता है। और फिर आता है गीज़ा कॉम्प्लेक्स, जहां खुफू, खफर और मेनकौरी के पिरामिड्स बने। ये लगभग 2600 से 2500 बीसी के बीच बनाए गए, जब इजिप्शियन इंजीनियरिंग अपने पीक पर थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू की ओरिजिनल हाइट 146.6 मीटर थी, और ये लगभग 3800 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची मैनमेड स्ट्रक्चर रही, जब तक 1311 में इंग्लैंड का लिंकन कैथेड्रल नहीं बना। ग्रेट पिरामिड को देखकर लगता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों का ढेर है, लेकिन जब हम साइंस की नज़र से देखते हैं तो हर स्टोन, हर मेजरमेंट और हर इंजीनियरिंग डिसीजन के पीछे एक क्लियर लॉजिक नजर आता है। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में मेनली 3 तरह के स्टोन्स यूज हुए थे। सबसे ज्यादा लोकल लाइमस्टोन, जो गीज़ा प्लेटो के पास ही मिलता था और पिरामिड का मेन स्ट्रक्चर इसी से बना। बहरी सरफेस के लिए टुरा लाइमस्टोन यूज किया गया, जो पॉलिश होने के बाद इतना स्मूथ और चमकदार होता था कि पूरा पिरामिड धूप में सफेद चमकता था। किंग्स चैम्बर और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सेक्शंस के लिए आसवान का रेड ग्रेनाइट यूज हुआ, जो लगभग 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था।
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय इजिप्शियंस के पास आयरन टूल्स भी नहीं थे। ग्रेनाइट को शेप देने के लिए वो डोलराइट नाम की हार्ड रॉक से बार बार इम्पैक्ट करते थे और फाइन कटिंग के लिए कॉपर सॉ के साथ क्वार्ट्ज सैंड का यूज करते थे। यहाँ एक्चुअल कटिंग ब्लेड नहीं बल्कि क्वार्ट्ज सैंड करती थी। इसी प्रोसेस को अब्रेजन कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज भी ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर इस टेक्निक के निशान मिलते हैं। स्टोन निकलना भी एक इंजीनियरिंग चैलेंज था। लाइमस्टोन में पहले ग्रूव्स बनाए जाते, फिर उनमें लकड़ी के वेजेस लगाकर पानी डाला जाता। लकड़ी पानी सोख कर फूल जाती और प्रेशर की वजह से स्टोन अपनी नेचुरल ग्रेन लाइन के अलोंग क्रैक हो जाता। ग्रेनाइट के लिए ये मेथड काम नहीं करता था, इसलिए उससे डोले रेते से धीरे धीरे तोड़कर अलग किया जाता था। लेकिन असली चैलेंज क्वेरी से स्टोन निकलना नहीं बल्कि उससे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचना था। आज से कुछ साल पहले डच रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि अगर रेत पर थोड़ा पानी डाला जाए तो उसका फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। इससे भारी स्लेज को खींचने के लिए लगने वाली फोर्स लगभग आधी हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि 4000 साल पुरानी इजिप्शियन पेंटिंग्स में भी एक आदमी स्लेज के आगे पानी डालता हुआ दिखाई देता है। मतलब इजिप्शियंस ये प्रिंसिपल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पहले ही समझ चुके थे। जो ग्रेनाइट एस्वान से आता था, यूज नाइल रिवर के थ्रू बोट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। फ्लड सीजन के दौरान पानी का लेवल बढ़ जाता था, जिससे हेवी ब्लॉक्स को गीजर के काफी करीब तक लाया जा सकता था। इस बात का डायरेक्ट एविडेंस मरा पपायरस से मिलता है, जो अब तक मिले सबसे पुराने कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड्स में से एक माना जाता है। ये फ्लैट सवाल आता है कि इतने भारी ब्लॉक्स को पिरामिड के ऊपर कैसे चढ़ाया गया। इसका एग्जैक्ट आंसर आज भी किसी के पास नहीं है। कुछ साइंटिस्ट स्ट्रेट रैंप थियरी को सपोर्ट करते हैं, कुछ स्पाइरल रैंप को और कुछ रिसर्चर्स इंटरनल रैंप थियरी को ज्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं। हो सकता है कंस्ट्रक्शन के अलग स्टेजेस पर अलग टेक्निक्स यूज हुई हो। जो बात हमें पक्की तरह पता है वो ये है कि ग्रेट पिरामिड की इंजीनियरिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। इसका बेस लगभग तारांकन 230 मीटर लंबा है और पूरे बेस में लेवल डिफरेंस सिर्फ 2.1 सेंटीमीटर के आसपास है। इतनी एक्यूरेसी आज भी बिना मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट के अचीव करना आसान नहीं है। पिरामिड की चारों साइड्स ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ अलाइंड हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियंस ने ये अलाइनमेंट रात के आसमान में दिखने वाले सर्कम्पोलर स्टार्स को ऑब्जर्व करके अचीव की थी। उनके पास रॉयल क्यूबर्ट जैसा स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम भी था, जिससे कंस्ट्रक्शन में कंसिस्टेंसी बनी रही। कई लोग कहते हैं कि ग्रेट पिरामिड में पी और गोल्डन रेशियो का सीक्रेट छुपा है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ये रेशियोज पिरामिड के शेप की वजह से नेचुरली भी आ सकते हैं, इसलिए इसे एंशिएंट सीक्रेट नॉलेज के बजाय एक मैथमेटिकल कोइंसिडेंस माना जाता है। किंग्स चेंबर के ऊपर 5 रिलीविंग चेंबर्स बनाए गए थे। इनका काम ऊपर के लाखों टन वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ताकि चैम्बर की सीलिंग पर डायरेक्ट प्रेशर न आए। ये प्रिंसिपल आज भी मॉडर्न स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उस होता है, और रिसर्च आज भी खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट्स अब म्यूऑन टोमोग्राफी नाम की टेक्निक से बिना एक भी पत्थर हटाए पिरामिड के अंदर देख रहे हैं। म्यूऑन्स नाम के सबएटॉमिक पार्टिकल स्टोन के थ्रू पास होते हैं और उनकी मदद से रिसर्चर्स पिरामिड का 3D मैप बना सकते हैं। इसी टेक्निक से 2017 में किंग्स चेंबर के ऊपर एक 30 मीटर लंबा हिडन वॉइड डिस्कवर हुआ था, जिसका पर्पस आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। यही वजह है कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे समझने की कोशिश साइंस आज भी कर रही है। लेकिन ग्रेट पिरामिड की इंजीनियरिंग सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इस स्ट्रक्चर का सबसे इम्प्रेसिव हिस्सा उसकी एक्यूरेसी थी। अगर हम आज किसी मॉडर्न बिल्डिंग को बनाते हैं तो लेजर लेवल्स, जीपीएस सर्वेइंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। लेकिन लगभग 4500 साल पहले इजिप्शियंस के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर भी ग्रेट पिरामिड की प्रिसिजन आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस की। ग्रेट पिरामिड का बेस लगभग तारांकन 230 मीटर गुना 230 मीटर है, यानी करीब तारांकन 13 एकड़ का एरिया। इतने बड़े एरिया में लेवल का डिफरेंस सिर्फ 2.1 सेंटीमीटर के आसपास है। इतनी एक्यूरेसी बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के अचीव करना आज भी आसान नहीं है। रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियंस ने इसके लिए पानी का इस्तेमाल किया था। पानी हमेशा ग्रेविटी की वजह से एक परफेक्टली लेवल सरफेस बनाता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पूरे बेस को एक हाई लेवल पर प्रिपेयर किया। ये वही साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो आज भी वाटर लेवल टूल्स और सर्वेइंग में उस होता है।
सिर्फ बेस ही नहीं, पिरामिड की डायरेक्शन भी रिमार्केबल है। इसकी चारों साइड्स ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ अलाइंड हैं। एरर सिर्फ लगभग 0.05 डिग्री का माना जाता है। सवाल यह है कि बिना कंपास के उन्होंने नॉर्थ कैसे फाइंड किया? इसका सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इजिप्शियंस रात के आसमान में दिखने वाले सर्कमपोलर स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे। ये वो स्टार्स होते हैं जो नॉर्थ पोले के अराउंड घूमते रहते हैं और होराइजन के नीचे नहीं जाते। इन स्टार्स की पोजीशन को ऑब्जर्व करके वो ट्रू नॉर्थ डिटरमिन कर लेते थे। यानी पिरामिड की अलाइनमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमी का भी एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन के दौरान मेजरमेंट्स को एक्यूरेट रखना भी उतना ही जरूरी था। इसके लिए इजिप्शियंस के पास एक स्टैंडर्ड यूनिट थी जिसे रॉयल क्यूबिट कहा जाता था। इसकी लेंथ लगभग 52.3 सेंटीमीटर थी और इसे पाम्स और डिजिट्स में डिवाइड किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ओरिजिनल क्यूबिट रॉड्स भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम था। इसी वजह से इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी कंसिस्टेंट डायमेंशंस के साथ बन पाया। ए फ्लैट एक बहुत पॉपुलर क्लेम की बात करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज में कहा जाता है कि ग्रेट पिरामिड के डिजाइन में पाई और गोल्डन रेशियो जैसे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स जानबूझकर छुपाए गए हैं। पहली नज़र में ये थियरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर किसी पिरामिड का स्लोप लगभग तारांकन 51 से 52 डिग्री रखा जाए, जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए आइडियल है, तो उसके डायमेंशंस नेचुरली पी के क्लोज रेशियोज दे सकते हैं। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे इंटेंशनल डिजाइन नहीं, बल्कि मैथमेटिकल कोइंसिडेंस मानते हैं। साइंस में किसी भी क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए एविडेंस जरूरी होता है, सिर्फ नंबर्स का मैच हो जाना काफी नहीं होता। ए फ्लैट बात करते हैं किंग्स चेंबर की। ये चेंबर पिरामिड के अंदर बना हुआ है और इसके ऊपर लाखों टोने पत्थर का वेट मौजूद है। अगर ये वेट सीधा चेंबर की सीलिंग पर आता तो वो कब का कोलैप्स हो चुका होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजिप्शियंस ने किंग्स चेंबर के ऊपर 5 रिलीविंग चेंबर्स बनाए। इन चेंबर्स के बीच मैसिव ग्रेनाइट बीम्स रखी गई जो ऊपर का लोड साइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। आज की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी इसी प्रिंसिपल का यूज आर्चर्स, ब्रिजेस और हाई राइज बिल्डिंग्स में किया जाता है। इसका मतलब इजिप्शियंस सिर्फ पत्थर रखना नहीं जानते बल्कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को भी प्रैक्टिकली समझते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेट पिरामिड का रिसर्च आज भी खत्म नहीं हुआ। मॉडर्न साइंटिस्ट्स अब पिरामिड के अंदर देखने के लिए उसे तोड़ते नहीं हैं। इसके लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसे म्यूऑन टोमोग्राफी कहा जाता है। म्यूऑन्स कॉस्मिक रेज से बनने वाले सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली अर्थ पर आ रहे होते हैं। ये पार्टिकल्स पत्थर के अंदर से भी गुजरते हैं। साइंटिस्ट्स पिरामिड के अंदर डिटेक्टर्स लगाकर मेजर करते हैं कि किस डायरेक्शन से कितने मंस आ रहे हैं। जहां सॉलिड स्टोन होता है वहां कम पार्टिकल्स पास होते हैं और जहां एम्प्टी स्पेस होती है वहां ज्यादा पार्टिकल्स डिटेक्ट होते हैं। इसी टेक्निक की मदद से 2017 में रिसर्चर्स ने किंग्स चेंबर के ऊपर लगभग 30 मीटर लंबा एक हिडन वॉइड डिस्कवर किया। इस स्पेस का एक्चुअल पर्पस आज भी अननोन है। हो सकता है ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा हो, कोई हिडन कॉरिडोर हो या फिर किसी और इंजीनियरिंग रीजन से बनाया गया हो। फिलहाल इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है। इसके अलावा साइंटिस्ट्स इंफ्रारेड थर्मोग्राफी भी यूज करते हैं। थर्मल कैमरास पिरामिड की सरफेस पर टेम्परेचर डिफरेंसेस डिटेक्ट करते हैं। अगर किसी जगह अंदर कैविटी या अलग मटेरियल हो तो उस एरिया का हीट पैटर्न बाकी सरफेस से डिफरेंट होता है। इस टेक्निक से भी कई अनयूजुअल थर्मल एनोमलीज डिटेक्ट की गई हैं जिन पर आज भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसीलिए ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये जियोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे साइंस आज भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही है। शायद इसी वजह से 4500 साल बाद भी ग्रेट पिरामिड दुनिया के लिए एक मिस्ट्री नहीं बल्कि रिसर्च का एक लिविंग लैबोरेटरी बना हुआ है। इतनी देर तक हमने ग्रेट पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को साइंस की नज़र से समझा, लेकिन जितनी फेमस ये मॉन्यूमेंट है उतनी हाई फेमस इससे जुड़ी हुई कई मिथ्स भी हैं। प्रॉब्लम टैब शुरू होती है जब लोग इन मिथ्स को फैक्ट समझने लगते हैं। इसलिए साइंस की बात करते वक्त इन मिसकंसेप्शंस को भी क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहला मिथ ये है कि ग्रेट पिरामिड को स्लेव्स ने बनाया था। ये आइडिया मूवीज और नोवेल्स की वजह से काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ और ही बताता है।
गीज़ा के पास वर्कर्स की सेमेट्री डिस्कवर हुई थी, जहां उन लोगों को प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ दफनाया गया था। कई स्केलेटन्स पर ऐसे फ्रैक्चर्स माइल जो ठीक हो चुके थे, इसका मतलब इंजर्ड वर्कर्स का ट्रीटमेंट किया जाता था। उनके फूड रिमेन्स भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था। अगर ये सिर्फ स्लेव्स होते तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होने की संभावना बहुत कम होती। आज ZYA डटार इजिप्टोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ग्रेट पिरामिड एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और पेड वर्कफोर्स ने बनाया था, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन और सीजनल लेबरर्स सब शामिल थे। दूसरा और शायद सबसे फेमस मिथ है कि पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे। पहली नज़र में ये आइडिया एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन साइंस एक्साइटमेंट पर नहीं, एविडेंस पर चलती है। आज हमारे पास क्वारीज हैं, टूल मार्क्स हैं, वर्कर्स के विलेजेस हैं, मरा पपायरस जैसे कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड्स हैं और मॉडर्न इंजीनियरिंग स्टडीज भी हैं। ये सारे एविडेंस एक ही बात दिखाते हैं कि पिरामिड का कंस्ट्रक्शन ह्यूमन प्लानिंग, इंजीनियरिंग और ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट था। एलियन थियरी के सपोर्ट में आज तक कोई फिजिकल या साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। ये सिर्फ इस असम्पशन पर बेस्ड है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस इतना एडवांस काम नहीं कर सकती थी, जबकि हिस्ट्री बार बार प्रूव करती है कि इंसान अपनी सोच और मेहनत से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स कर सकता है। तीसरा मिथ है पिरामिड कर्स, जिसे लोग ममीज कर्स के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब 1922 में तूतनखामेन की टूम डिस्कवर हुई और उसके बाद कुछ लोगों की डेथ को कर्स से जोड़ दिया गया। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इन इंसिडेंट्स का डिटेल में एनालिसिस किया, तो पता चला कि ज्यादातर डेथ्स नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस, इन्फेक्शंस या नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई थी। आज तक किसी साइंटिफिक स्टडी ने किसी सुपरनैचुरल कर्स का एविडेंस नहीं दिया है। ये कहानियां ज्यादातर न्यूज़पेपर्स और मीडिया की सेंसेशनल रिपोर्टिंग की वजह से फेमस हुई थी। और शायद इसीलिए ग्रेट पिरामिड इतना फैसिनेटिंग है। इसलिए नहीं कि इसके पीछे कोई मैजिक छुपा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि जितना हम इसे साइंस की नज़र से समझते हैं, उतना हाई ज्यादा एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस का एहसास होता है। जब हम जियोलॉजी को देखते हैं तो समझ आता है कि उन्होंने हर स्टोन को उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से चूज किया। फिजिक्स बताती है कि फ्रिक्शन को कम करके भारी ब्लॉक्स को मूव करना पॉसिबल था। एस्ट्रोनॉमी दिखाती है कि बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के भी स्टॉर्स की मदद से रिमार्केबल एक्यूरेसी हासिल की जा सकती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बताती है कि लाखों टन वेट को सेफली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज की। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे म्यूऑन टोमोग्राफी और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी आज भी इस मॉन्यूमेंट के अंदर नए सीक्रेट्स ढूंढ रही हैं। इसीलिए ग्रेट पिरामिड सिर्फ दुनिया का एक एंशिएंट वंडर नहीं है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्लानिंग और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 4500 साल बाद भी इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स को इंस्पायर कर रहा है। अगर किसी दिन कोई आपसे कहे कि इतना प्रिसाइज स्ट्रक्चर इंसान नहीं बना सकता था, तो शायद उससे सिर्फ पिरामिड्स की कहानी नहीं, बल्कि उनके पीछे की साइंस जानने की ज़रूरत है। अगर आपको ये साइंटिफिक डीप डाइव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट्स में बताइए कि अगला एपिसोड किस एंशिएंट वंडर पर होना चाहिए, स्टोनहेंज, माचू पिच्चू या फिर ग्रेट पिरामिड के अंदर डिस्कवर हुआ बिग वॉइड। आपका सजेशन ही अगले डीप डाइव का टॉपिक हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए।